हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंडित्स। देखो, इस वीडियो में हम तीन चार टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि जो अभी सीजल 22 मेंस का पेपर हुआ था अपना, उसका लेवल क्या रहा, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी और ओवरऑल भी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बात करनी है इसके बारे में। उसके बाद सेकंड टॉपिक है कि काफ़ी लोगों ना ऐसा हुआ है जिनका मॉक्स में स्कोर बहुत अच्छा आ रहा था और वहाँ पे जाकर डिप कर गया, तो उसको अंडर परफॉर्मेंस बोलते हैं, अपने एक्चुअल लेवल से कम मार्क्स आते हैं जब। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद अगर कोई बंदा सीजल 2023 की भी तैयारी करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, और काफी यार रिक्वेस्ट आ रही थी ग्रुप के बारे में सीजल 23 के, कि उसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। ठीक है, क्या प्लान है आगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि एनालिसिस क्या है अभी सीजल 22 मेंस का। हम जो ये पेपर दे के आए हैं, तुमने जो भी तैयारी की उसके अकॉर्डिंग एग्जाम कैसा था, लेवल, वो थोड़ा सा डिस्कस करना है। देखो, जो मैथ्स की बात करेंगे अगर हम, तो मैथ्स में पीवाईक्यू बेस्ड पेपर था पूरा। कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल पूछ लिया, है ना। बस जो दो चैप्टर थे, प्रोबेबिलिटी वाला और एक स्टैटिक्स वाला, उनके बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिले पीछे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो इसी बार ऐड हुआ है। बल्कि स्टैटिक्स के कुछ कुछ मीन मीडियन मोड के ऐसे पूछता रहता था बीच में, तो वो तो चलो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो थोड़ा नया था। उसके अलावा बाकी जो भी था कंसेप्चुअल, सब पीवाईक्यू था, मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चंस थे। और मैथ्स का लेवल इस बार सारी शिफ्ट में लगभग इजी ही था। ठीक है ना। ये तो अभी आंसर कीज बाहर आ गई है तो तुमने देखा होगा, मतलब ऐसा है कि चार शिफ्ट्स हैं। अगर चार शिफ्ट्स में एक दो क्वेश्चन का तो डिफरेंस होगा, लेकिन ओवरऑल लेवल इसका इजी ही था। ठीक है, कुछ कुछ शिफ्ट्स में दो तीन क्वेश्चन अच्छे मिले, कुछ कुछ पूरी ही इजी रही। ठीक है, वो तुम स्कोर के अकॉर्डिंग देख सकते हो, एवरेज स्कोर आ गया। तो मैथ तो ऐसा है कि अगर किसी बच्चे ने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा था अपना अच्छे से, किसी टीचर से या फिर खुद से, और एक बार प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे थे, तो वो अच्छा स्कोर लेके आ जाएगा इसमें अच्छे से। ठीक है, ये रिवीजन इसका जो भी बच्चा करके गया होगा सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस का, वो अच्छा स्कोर करके आया होगा विदाउट सिली मिस्टेक्स। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ऐसा था भाई, तीन चार जो टॉपिक्स थे जिनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि लगभग सबके ही गलत हो गए। जैसे स्टेटमेंट वाला एक तो था, स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन भी, कुछ इन्फ्रेंस के क्वेश्चन थे, और एक डाटा इनसफिशिएंसी। ठीक है, और एक इनइक्वालिटी के भी पूछे थे। तो ये जो चार पांच टॉपिक्स हैं, ये ऐसे थे जो मतलब लगभग सबके गलत हुए हैं, काफी बच्चों का। मतलब इसमें जो सिली या बोल दो या फिर कंसेप्चुअल बोल दो, काफी बच्चों की गलतियां हुई हैं। इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन या 18-19 क्वेश्चन थे जो बचे इनके अलावा, वो काफी मतलब सही थे, वो तो लगभग सबने कर दिए सही। और एक जो तुम्हारा नॉन वर्बल था, इमेज वाले जो क्वेश्चन है, इमेज वाले क्वेश्चन में एक फिगर सीरीज आती है, उसके थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिले थे वहां पे फिगर सीरीज के। बाकी जो वर्बल थी, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह वगैरह जो भी था, वो सब इजी था, डुएबल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई किसी को भी। ठीक है, रीजनिंग में जो मार्क्स कटे हैं ज्यादातर वो यहाँ पे कटे हैं बच्चों के। और अगर बात करें हम इंग्लिश की, इंग्लिश बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थी लेकिन कंफ्यूजिंग थी। ऐसा था कि जैसे 35 क्वेश्चन तक आप देखोगे 45 में से, तो ये तो डुएबल है। जिसको इंग्लिश मतलब जिसने पढ़ रखी है एक बार, वो 35 क्वेश्चन कर लेगा आराम से, 105 के अराउंड उसका स्कोर और आ जाएगा। उससे ऊपर जो स्कोर जाएगा, वो ये जो पांच क्वेश्चन हैं, जैसे मान लिया आरसी की टोन पूछ ली, थीम, या फिर जो इसका ऐसा होता है जिसमें ये पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे हर शिफ्ट में। और बाकी पीक्यूआरएस तो क्या बताएं, लाजवाब थे एकदम। चारों ही शिफ्ट्स में अच्छे लेवल के पीक्यूआरएस पूछे गए, जिसमें सब मतलब ज्यादातर गलतियां ही हुई है पीक्यूआरएस में। तो कुछ कुछ शिफ्ट में थर्ड मार्क्स था या फिर सिक्स मार्क्स था, काफी कंफ्यूजिंग पीक्यूआरएस थे उसमें। तो ऐसा था कि 35 क्वेश्चन तो डुएबल हैं। बाकी जो पांच क्वेश्चन है वो तुम्हारी नॉलेज पे है कि तुम टोन वगैरह पढ़ के गए या नहीं पढ़ के गए, तुमको आती है चीजें या नहीं आती। और जो कुछ पीक्यूआरएस वाला जो साइड है, इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर भी है कि तुमको वहां पे कोई चीज पढ़ के ठीक लग रही है लेकिन वो बाद में ठीक नहीं निकली, तो थोड़ा सा लक फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो 40 क्वेश्चन में श्योर हो सकता है कि हाँ भाई मेरे 40 क्वेश्चन ठीक है। लेकिन इससे ऊपर के जो पांच क्वेश्चन है ना, आप ये पीक्यूआरएस वगैरह वाले या क्लोज टेस्ट के कुछ ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, वहां पे कोई भी बंदा श्योर नहीं था कि उसको ठीक होगा या गलत होगा। ठीक है, वो मतलब ऐसा है कि अगर अटेम्प्ट कर दिया तो लक के ऊपर है कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी। तो 40 क्वेश्चन तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं करके आ गया। बाकी पांच क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है। और अगर बात करें जीके की, तो जीके मतलब ऐसी थी कि डुएबल भी थी और नहीं भी थी। कि 8 से 10 क्वेश्चन तो सारी शिफ्ट्स में ऐसे थे कि भाई बच्चे कर ले रहे हैं, जो भी जीके पढ़ के गया है अच्छे से, तो वो 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहा था। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर की जो चीजें हैं, इसके ऊपर क्या हुआ कि ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करना पड़ा। जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस थे उसमें काफी बच्चे ऑप्शन एलिमिनेशन करके आए, जो कि सही भी हो गया। ठीक है, और फिर बाकी कुछ बच्चों ने गैस वर्क भी किया, यहाँ पे लग चल जाता है तुम्हारा।
कि भाई सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। लेकिन एक ट्रेंड देखना है एसएससी का इसमें, जीके में जो इंपॉर्टेंट है कि जैसे सीजल 22 जो प्री वाला एग्जाम था, तो प्री वाले एग्जाम में भर भर के इन्होंने फेयर्स फेस्टिवल पूछे, म्यूजिक पूछा और डांस पूछा। मतलब 2022 मेंस के पेपर से पहले आप अगर बोलोगे कि मेरे को जीके पढ़नी है और मेरे को 3 टॉपिक ऐसे बता दो जिनसे क्वेश्चन मस्ट है, तो कोई भी बोलेगा कि भाई फेयर्स पढ़ के चले जाओ, फेयर्स फेस्टिवल्स, म्यूजिक डांस पढ़ लो, इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ लो, तो इनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन अब मेंस में क्या हुआ कि मेंस में इनसे क्वेश्चन आए ही नहीं, उन्होंने क्वेश्चन पूछे ही नहीं। पूरा ट्रेंड मतलब वो जो था कि ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे अच्छे 5-6 क्वेश्चन मिल रहे थे, अभी वो नहीं दिखे। इसकी जगह पर उन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल दिए, मैचिंग वाले डाल दिए, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए, मैचिंग के क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड अलग हुआ है। तो ये जो है एक्सपीरियंस के तौर पर लेना कि जरूरी नहीं है कि जो पिछले पेपर में पूछा गया एसएससी के द्वारा, जीएस में खासकर, वही चीजें आगे रिपीट होंगी। वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगला जो 2023 प्री का पेपर आए उसमें 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल जाए। इस बार तो नहीं थे इतने, इस बार तो एक दो क्वेश्चन ही दिखे, ज्यादा क्वेश्चन दिखे नहीं करंट अफेयर से, या फिर उन्होंने दूसरे तरीके से पूछ लिया, मतलब स्टेटमेंट में डाल के, तो बहुत ज्यादा नहीं दिखा स्टेटमेंट ये करंट अफेयर वगैरह तुम्हारा। लेकिन आगे ऐसा हो सकता है कि फिर से दोबारा चीजें जो आए, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था, थोड़ा थोड़ा जो नए बच्चे हैं वो भी देख लेना, और जो पुराने हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हाँ चीजें ये हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि अंडर परफॉर्मेंस की बात। मैंने काफी बच्चे ऐसे देखे हैं जो 300 प्लस स्कोर कर रहे थे मॉक्स में लगातार, टेक्स्ट बुक वालों में, और वहां पर जाकर उनका 300 नहीं आया, या उतना स्कोर नहीं आया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जितना वो मॉक्स में कर पा रहे थे। किसी के 20 नंबर डिप हो गए, किसी के 30 नंबर डिप हो गए, ठीक है। मैंने ऐसे भी देखे हैं अभी तो ग्रुप में तो कि 350 ला रहे थे मॉक में लगातार और 305 आए वहां पे जाके, ठीक है। तो इन चीजों के पीछे क्या रीजन है, इनमें ना बच्चा खुद की गलती मान के बैठ जाता है कि यार मैंने ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और वो एक्सेप्टेंस वाली जो बात है वो है लक फैक्टर की। मतलब ये मान के चलो कि एसएससी में हमेशा लक फैक्टर रहेगा ही। जैसे अभी जो पिछला वाला अपना पैटर्न था, उसमें जो डेस्क्रिप्टिव होता था, डेस्क्रिप्टिव में प्योर लक चलता था भाई, किसी को 40 दे दिए, किसी को 60 दे दिए, किसी को 77 दे दिए, कुछ नहीं पता। तुम सेम एग्जाम, मतलब दो लोग सेम ऐसे लिख के आए हैं कि हाँ भाई उनकी कैपेबिलिटीज सेम है, उनको पता है सब कुछ कि ये ही लिखना है, उस एक को 40 दे दिए और एक को 75 दे दिए, तो वो तो प्योर लक था डेस्क्रिप्टिव वाला, वो हट गया, वो अब नहीं है। लेकिन अभी भी लक फैक्टर है, क्यों? जैसे मैंने बोला कि मैथ्स है, बताता हूँ लक फैक्टर हर सब्जेक्ट में किस तरह काम करेगा तुम्हारा। मैथ्स में यह है कि ठीक है तुम्हें बहुत अच्छी मैथ्स आती है, लेकिन जब इजी पेपर आता है ना तो उसमें सिली मिस्टेक्स होती हैं। फिर अब अगर तुम 2 सिली मिस्टेक्स भी करके आए तो तुम्हारे 8 नंबर खत्म हो जाएंगे, यानी 90 से तुम सीधे 82 पे आ जाओगे, ठीक है। सेम विद रीजनिंग, कि रीजनिंग में यार तुमने 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक ठीक कर लिए, लेकिन जो 5 वो कंफ्यूजिंग वाले थे ना स्टेटमेंट कंफ्यूजन में, अब वहां पर लग ये चलेगा कि तुम्हें वहां पे बैठ कर क्या लग रहा है कि यार इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। अब बंदा जो उन पांचों को अटेम्प्ट करके आया, किसी का ऐसा हुआ होगा कि स्टेटमेंट कंक्लूजन के यार वो डाटा इनसफिशिएंसी वाले पांचों गलत हो गए, किसी के 2 सही हो गए, 2 गलत हो गए, किसी के 3 सही हो गए, 2 गलत हो गए। तो यहाँ पे वो लक फैक्टर थोड़ा सा आ जाएगा कि तुम्हारा एग्जाम में दिमाग किस तरीके से चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या आंसर वहां पर मार्क कर रहे हो, वो ठीक होगा या नहीं होगा। श्योरिटी नहीं थी, मतलब ये बिल्कुल लगा के चलो कि स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी किसी को भी श्योरिटी नहीं थी कि कौन सा आंसर सही है, बस अटेम्प्ट कर दिए लोगों ने, ठीक है। तो रीजनिंग में भी ये 5 क्वेश्चन में अलग खेलेगा। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में जैसे बताया अभी कि जो पीक्यूआरएस थे, या फिर जो टोन वगैरह वाले क्वेश्चन थे, या जो न्यूज आर्टिकल वाले क्वेश्चन थे कि ये न्यूज आर्टिकल है या फिर ये आइटम है, क्या है, मतलब रिपोर्ट है, इनमें मतलब थोड़ा सा ऐसा रहा कि लक फैक्टर है यहाँ पे भी। पीक्यूआरएस मान तुम अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पे 40, तो चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुमने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, इनमें तुम श्योर हो सकते हो कि भाई मेरे 40 ठीक है। लेकिन बाकी जो 5 क्वेश्चन बचे ये वाले, इसमें सेम हाल हुआ कि किसी के 5 गलत हो गए, किसी के 2 सही, किसी के 3 सही। अब तुम स्कोर देखो बच्चों का कि अगर मान लिया इंग्लिश है, इंग्लिश में 45 क्वेश्चन है, अब एक बच्चा, 2 बच्चों का केस लेते हैं कि वो दोनों 45 करके आए पूरे, 40 दोनों के सही है, ठीक है। लेकिन एक बच्चे के जो 5 क्वेश्चन है वो 5 ठीक हो गए, वो बच्चा 135 पे आके बैठ गया। 135 वाले भी हैं, मोहित के 135 ही नंबर है, ठीक है, जिसका 360 स्कोर है ग्रुप में, वो तो उसका 135 ही स्कोर है। तो उसके ये 5 क्वेश्चन ठीक हो गए जो उसने अटेम्प्ट करे। लेकिन जो दूसरा बच्चा है, दूसरा जो एक बंदा है जो एडमिन है, उसने 5 अटेम्प्ट करे और उसके 3-4 गलत हो गए उसमें, ठीक है। तो उसका स्कोर कितना डिप कर जाएगा? अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो तुम्हारा 4 नंबर जाता है, ठीक है। अब तुम देख लो 135 में से अगर 4 क्वेश्चन गलत हो हैं तो 16 नंबर चले जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो कितना स्कोर डिप कर गया उस बंदे का फिर वहां पे। तो यहाँ पे ये लक फैक्टर काम करेगा इंग्लिश में भी। और जीएस तो इसकी तो क्या ही बात करें भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो श्योरिटी से बस 8-10 अटेम्प्ट करके आए कि भाई हमको ये आते हैं, उसमें से 2 गलत हो गए तो मार्क्स कम रह गए।
कुछ ऐसे हैं जो 15 अटेम्प्ट करके आए, उसमें 6-7 गलत हो गए। ठीक है, जीएस में मान लिया तुम अगर रिस्क ले भी रहे हो तो वहां कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम्हारा ठीक होगा या नहीं होगा। पूरा अगर गैस वर्क कर रहे हो, तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो या फिर कुछ भी यूज कर रहे हो टेक्निक आंसर निकालने के लिए, तो इसमें तो कोई श्योरिटी होती नहीं है। ठीक है, एक बार को थोड़ा सा श्योरिटी इंग्लिश और रीजनिंग में आ सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन जीएस का तुम्हें नहीं आता, जो तुमने नहीं पढ़ा, उसको अगर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो उसका कोई चांस नहीं है सही होने का। ठीक है, ज्यादातर गलती हो जाते हैं। तो तुम्हें ये एक बात समझनी पड़ेगी, ये समझनी पड़ेगी या फिर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो भी लोग डिप्रेशन में है ना अभी फिलहाल, ये सोच के कि भाई मेरा स्कोर कम रह गया, मेरे तो लगातार 320 आ रहे थे, या मेरे लगातार 300 आ रहे थे, या लगातार 280 आ रहे थे। 320 वाले के एग्जाम में 280 रह गए, खैर इतना तो नहीं गिरेगा, 290 रह गए मान के चलो, तो 300 वाला 270 पे आ गया, 280 वाले के 250 आ गए। ठीक है, कुछ लोगों ने टाइम मतलब मैनेज नहीं कर पाए वहां पे एग्जाम में। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मतलब वहां पे जाकर टाइम उनका ऊपर नीचे हो गया सारा, कि यहाँ पे वो जो जी के अटेम्प्ट कर रहे थे 5 मिनट के अंदर या फिर 10 मिनट के अंदर एग्जाम में, और वहां उन्होंने जीके में ही 20 मिनट ले ली, फिर इंग्लिश के लिए टाइम नहीं बचा, पेपर खराब हो गया, क्योंकि इंग्लिश में टाइम चाहिए था पीक्यूआरएस वगैरह सोल्व करने के लिए। तो जो बाहर की जो दुनिया है, दो चीजें हैं, एक तो बाहर वाले लोग हैं, एक तुम हो खुद अकेले। तो तुम्हें पता है तुमने कैसी तैयारी की थी, तुम्हारे कितने स्कोर आ रहा था वगैरह वगैरह। अब तुम्हारा जो अगर स्कोर अच्छा आ रहा था मॉक्स में, अभी तुम्हारा डिप हो गया, तो बाहर वाले लोग तो ये बोलेंगे शायद कि यार तुमने तैयारी नहीं करी। ठीक है, या तुमने मेहनत नहीं करी कि तुम नहीं कट ऑफ क्लियर कर पाए या 4600 ले पाए। मान लिया किसी को 4600 ग्रेड पे की जो जॉब का टारगेट था, उसकी बहुत अच्छी तैयारी थी, लगातार वो अच्छा स्कोर कर रहा था, वहां पे जाके उसके साथ ये चीजें हुई कि रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो गए, इंग्लिश में भी पीक वगैरह गलत हो गए, और जीएस में भी गलत हो गए, मैथ में एक दो सिली होगी, तो उसका स्कोर एकदम नीचे आ जाएगा, फिर ये 300 तो टच नहीं करेगा फिर। अब तो वो बंदा कैसे समझाए खुद को कि यार मैं क्या हुआ है मेरे साथ। तो वहां पे भाई तुमको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की जरूरत है, कि जो एसएससी में लक फैक्टर काम करता है, और जरूरी नहीं है वो हमेशा सबके साथ हो, सबका अच्छा जाए, है ना, खराब हो सकता है। और ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2014 से एग्जाम दे रहे हैं, और कभी उनका प्री नहीं निकलता, 15 में प्री में फेल हो गए, फिर 16 में मेंस तक पहुंचे तो मेरिट आउट हो गए, या फिर 2017 में फिर डेस्क्रिप्टिव में नंबर कम आ गए, तो अभी तक भी वो दे रहे हैं। 2014 वाले बच्चे भी 2022 में दोबारा से रीअपीयर हो रहे हैं, किसी ना किसी मतलब रीजन की वजह से। तो ये जो एसएससी की जो जर्नी होती है ना, एकदम, जब ये गैम्बल टाइप है भाई, इसको जुआ बोल सकते हो तुम, कि इसमें नहीं पता अंदर घुसने के बाद की क्या होंगी चीजें। तो सारा जो दोष है ना, मतलब उसको रिग्रेट में खुद पे मत लो कि यार मैंने खराब कर दिया एग्जाम। ये बातें मतलब मैं देख रहा था इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोज आ रही है, कोई मार्क्स के कट ऑफ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है। भाई जो काम की चीज है वो ये है कि जो बच्चा आज डिप्रेशन में बैठा है कि यार मेरा पेपर खराब हो गया, वो कैसे अब इस चीज से निकलेगा, या उसको क्या चीजें सीखनी है कि यार क्यों मेरा खराब हुआ पेपर, है ना। तो ये लक फैक्टर का भाई थोड़ा सा ध्यान रखना। सारे जो रिग्रेट है वो खुद पे मत लो कि सारी मेरी ही गलती है, तुम्हारी सारी गलती नहीं है। हो सकता है तुमने कुछ मिस्टेक्स करी वहां पे जिनकी वजह से स्कोर डिप हुआ, लेकिन ये लक फैक्टर वाला जरूर याद रखना वहां पे। ठीक है, तो जिस बच्चे का भी ऐसा है कि भाई डिप्रेशन वगैरह हो रहा है थोड़ा सा, तो भाई ये चीजें हो सकती हैं किसी के साथ भी, उसमें तुम्हारा कोई ऐसा रोल नहीं है कि तुमने क्यों गलत कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट ये है कि अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। मान लिया किसी बच्चे का स्कोर मतलब उतना नहीं है जितना उसे चाहिए था, तो वो दो चीजें कर सकता है। पहली चीज तो ये है कि वो उसी चीज को लेके बैठा रहे कि मेरा स्कोर खराब हो गया वगैरह वगैरह, नेगेटिव चीजें हैं उनको पकड़ के बैठा रहेगा। तो अभी 5-6 महीने बाद 2023 का पेपर आ जाएगा मेंस का, तो वो भी तुम खराब कर लोगे। प्री इनका जून जुलाई में है, और जहां तक है सितंबर अक्टूबर में फिर ये तुम्हारा मेंस ले लेंगे 2023 वाला। तो यार जो भी बच्चा ऐसा है जो 2023 के लिए तैयार करना चाह रहा है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो रोता रहे बैठ के, इन चीजों को एक्सेप्ट ना करे कि उसके साथ ये चीजें हुई है या फिर कैसे हो गई, वो डिप्रेशन में रहेगा। ठीक है, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ठीक है ये चीजें थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी कुछ गलती थी, कुछ लक की गलती थी, लेकिन बार बार लक बीच में नहीं आएगा, हर बार नहीं आएगा। वो कभी ना कभी तो तुम्हारी मेहनत काम आएगी ना भाई। जिसने मेहनत करी है वो निकाल लेगा। ठीक है, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में निकाल जरूर लेगा, लेकिन छोड़ना मत। ठीक है ना। तो दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि ठीक है इन चीजों से सीखो और आगे की तैयारी स्टार्ट करो 2023 की, बिना टाइम वेस्ट किए। अभी देखो कम से भी कम कई हजार, 10,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम पर सिर्फ कट ऑफ खेल रहे हैं, क्या कट ऑफ जाएगी, मैं सेफ हूं या नहीं हूं, मैं मेरे को क्या मिलेगा। भाई उधर किसी को कुछ नहीं पता टेलीग्राम पे। ठीक है ना, जितना तुम्हें पता है तो नहीं बाकियों को पता है। सब बस प्रेडिक्शन लगा रहे हैं बैठ के, कोई 50,000 के डाटा पे प्रेडिक्शन लगा रहा है, कोई 90,000 के डाटा प्रेडिक्शन लगा रहा है। श्योरिटी किसी के पास नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे 3.5 लाख थे। ठीक है ना, तो एवरेज वगैरह जितने भी आ रहे हैं काफी कम हो जाएंगे वहां पे जाके। मतलब ठीक है एक ट्रेंड पता चल जाएगा, लेकिन इन पर रिलाय मत करो इतना ज्यादा कि तुम अपने फ्यूचर डिसीजन ले रहे हो उनके बेस्ड पे। ना ही टाइम वेस्ट करो अपना ये पूछने में कि मेरी क्या कट ऑफ है, मेरे को क्या मिलेगा वगैरह वगैरह। वो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो बाकी किसी को पता भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे हाथ में है पढ़ना। अगर तुम्हारा 2023 में 2022 में कम स्कोर रह गया, या जो तुम्हें चीजें चाहिए थी वो नहीं मिली, तो 23 के लिए पढ़ो चुपचाप बस।
उतना करोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो ऑलरेडी तुम इन 10,000 लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये तो करेंगे ही ऐसा। ये हर बार करते हैं बच्चे, 10,000 बच्चे या फिर बहुत ज्यादा बच्चे, मतलब तुम्हारा एक नंबर ले लिया ऐसे ही। मोस्टली बच्चे टेलीग्राम पे टाइम ही वेस्ट करेंगे अभी पब्लिक ग्रुप्स में जाके, कट ऑफ खेलेंगे, कुछ भी खेलेंगे वो। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे जो बच्चा पढ़ लिया, वो इन लोगों से अपने आप 2-3 स्टेप आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट रखो थोड़ा सा, और जो तुमने गलतियां की उनसे सीखो कि भाई मैंने क्या क्या चीजें की। और एक बात और है, अभी जो बच्चे 2023 का तैयारी करने चाह रहे हैं ना, 22 वाले, उनको अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार मैथ्स मैंने सारा कर लिया, मेरे को आता है, मेंस के लिए अच्छी तैयारी की थी मैंने, मेरे को रीजनिंग भी आती है, मेरे को इंग्लिश भी आती है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मतलब फिर से स्टार्ट कर पाऊं। मतलब उनको ना स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है कि भाई यहाँ से स्टार्ट कर, वो नहीं मिलता कि मैं क्या पढ़ूं। तो देखो एक काम बता रहा हूँ तुमको, जब हम पेपर देने जा रहे होते हैं ना, मेंस वाला, जिस दिन एग्जाम होता है हमारा, उस दिन हमारे मन में ना कुछ चीजें रहती हैं। ज्यादातर मोस्टली 99% बच्चे जो है रिलेट इससे रिलेट कर पाएंगे कि उस दिन बच्चा ये सोचता है कि यार अगर मेरे को 10 से 15 दिन और मिल जाते इस एग्जाम में, तो मैं ये चीजें कवर कर लेता, तो शायद मेरा एग्जाम अच्छा चला जाता। मतलब जो तैयारी है ना, वो कभी भी पूरी नहीं होती। बच्चे को वो रहता ही नहीं है कि यार मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन है। ठीक है, तो जब तुम्हारा भी एग्जाम था मेंस का, तुम्हारे दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी कि यार 10 से 15 दिन और मिल जाते ना मेरे को, मेरा वो टॉपिक छूट गया, मैं वो रिवाइज कर लेता, मैं ये रिवाइज कर लेता, मेरा वो टॉपिक वीक है, मेरे को उसकी वीडियो देखनी थी। ये चीजें दिमाग में चल रही होती हैं उस टाइम पे। तो तुम अभी जो है ना, अब जब तुम्हारा एग्जाम हो गया, अब तुम फ्री बैठे हो, तुम्हें पता है कि क्या नहीं, मतलब तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या करना है, तो तुम वही चीजें करो जो उस टाइम पे दिमाग में आ रही थी। समझे कि 10-15 दिन और मिलते तो तुम किस तरीके से मेंस की तैयारी को अपनी बूस्ट करते, उन चीजों को अभी स्टार्ट कर दो करना। तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आता, मान लिया तुम्हारा रेस वाला टॉपिक वीक है, तुम्हारा इंस्टॉलमेंट वीक है, तुम्हारा स्टेटमेंट वीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, तो इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो तुम, जो तुम्हारी वीक सब्जेक्ट्स हैं या वीक टॉपिक्स हैं या जो भी तुम्हारे वीक एरियाज हैं, उन पर काम करना स्टार्ट करो स्टार्टिंग में। ठीक है, और अगर तुम, दूसरी बात है कि अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह पहले लगा चुके हो बुक से, कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो प्रीवियस क्वेश्चन बुक से लगा रखा है, तो वो फिर से बुक पे मत जाना, अब बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं लगेगा यार मैंने ये कई बार कर ली, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो पिनाकल को या राकेश यादव किरण को 2-3 बार सोल्व करके बैठे हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता कि अब यार क्या करें। तो ये जो अभी बुक से जो बच्चे कर चुके, जो फ्रेशर्स हैं, वो तो भाई बुक से ही करना, जिन्होंने नहीं की, बुक जरूरी है, पहली बार तो जरूरी है। उसके बाद जो रिपीटर्स बच्चे हैं, वो टेस्ट बुक पे जाके और ऑनलाइन प्रैक्टिस करो बस। ऑनलाइन प्रैक्टिस किस चीज की, प्रीवियस क्वेश्चंस की। मैंने पहले ही बताया था कि टेक्स्ट बुक में सारी शिफ्ट डाली हुई है, 2018 से 2022 की करीबन 700 शिफ्ट्स हैं, 700 शिफ्ट्स मैथ्स की, 700 ही रीजनिंग की, 700 ही इंग्लिश की और 700 ही जीके की। टेक्स्ट बुक में डाला हुआ है सारा प्रीवियस शिफ्ट वाइज। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि यार बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो सीधा जाके शिफ्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। टारगेट बना लो अपना, मेरे डेली 4 मतलब मैथ्स की करनी है, डेली 4 रीजनिंग की करनी है, जितना तुम कर पाओ अपने टाइम के हिसाब से। ठीक है ना, तो स्टार्ट कैसे करना है वो मैंने बता दिया तुम्हें। जो चीजें तुम्हारी छूटी हुई थी मेंस तक, वो कवर करो, और अगर ऐसा कुछ नहीं छूटा हुआ है तो भाई टेक्स्ट बुक को जाकर ऑनलाइन प्रैक्टिस करो। ठीक है, बुक्स वगैरह ज्यादा मत देखना, अगर तुम पहले पढ़ चुके हो तो बुक्स से प्रैक्टिस की कमी रह जाती है। जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि भैया मेरे को आते हैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह सारे मैथ्स में, लेकिन स्पीड नहीं बन रही, वो स्पीड इसीलिए नहीं बन रही क्योंकि तुमने ऑनलाइन नहीं करी प्रैक्टिस जो करनी चाहिए थी। ठीक है, जो ये 700 शिफ्ट लगा कर जाएगा, अभी फिर से देखो, एक लाइन में बोलूं अगर, कि जो बंदा ये 700 शिफ्ट लगा लेगा मैथ्स और रीजनिंग की, वो 2023 में मार नहीं खाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, ना तो उसके अटेम्प्ट कम होंगे, ना उसकी एक्यूरेसी खराब होगी, ना उसकी सिली मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि बहुत होती है 700 शिफ्ट्स भाई। तो तुम इनका टारगेट बना के चलो कि मेरे को ये खत्म करनी है। ठीक है, जितना मैक्सिमम तुम कर पाओ कर लो इनको, यहीं से स्टार्ट करनी है तैयारी तुम्हें। ठीक है, तो ये हो गया 2023 के लिए। अभी यार ये बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि ग्रुप कब आएगा सीजल 2023 के लिए, तो भाई इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैनेजमेंट बहुत भयंकर होता है इसका। जब हम कुछ भी नया प्लान कर रहे होते हैं तो टाइम लगता है उसमें। ठीक है, अभी के लिए सीजल 2023 ग्रुप के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है कि जो शेड्यूल है तुम्हारा, डेली शेड्यूल जो है, डेली शेड्यूल तुम्हारा अभी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। और कहाँ पे मिलेगा ये, टेलीग्राम के पब्लिक चैनल पे मिलेगा ये, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर सर्च करना द पंडित्स ऑफिशियल, उसमें करीबन अभी 64,000 मेंबर्स हैं शायद, उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं पे तुम्हारा डेली शेड्यूल आएगा। लेकिन इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे इस बार। 2 पार्ट्स में कैसे, कि अभी जैसे आज 17 मार्च है, ठीक है, तो हमने 13, ये 12-13 दिन का जो टाइम बचा है ना मार्च में, इसको हम अलॉट करेंगे उन टॉपिक्स के लिए जो लगभग सब बच्चों के वीक है। इसमें हम तुमको डेली शेड्यूल में वीडियोस डालेंगे कि तुम्हें ये वीडियोस देखनी है यूट्यूब से, जिसमें तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स, मतलब तुम समझ रहे हो ना, जो भी बच्चों के वीक रह गए, और एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाला, इसमें कंक्लूजन भी, इन्फ्रेंस भी, और अजम्पशन भी, और फिर इनइक्वालिटी,
ठीक है। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हर सब बच्चों के छूटे हुए हैं। ठीक है। तो अभी हम इस शेड्यूल को इस तरीके से प्लान करेंगे कि ये जो 12-13 दिन मार्च के बचे हैं, इन मार्च के 12-13 दिनों में सिर्फ वीडियोज अलॉट होंगी तुमको ये वीडियोस देखनी है डेली और नोट्स बनाने हैं इनके फिर। ठीक है। बेस्ट सोर्सेज जो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे वो हम पिक करके इसमें डालेंगे, प्रोबेबिलिटी के भी, स्टैटिस्टिक्स के भी, विद प्रैक्टिस शीट्स वगैरह वगैरह जिस भी टीचर की होंगी। तो जो भी बच्चा ऐसा है जिनके ये टॉपिक्स वीक है, तो भाई ये 12-13 दिन अपने को दे देना, और जो भी यहाँ पे आए उसको फॉलो कर लेना। तुम्हारा आराम से ये सारा पार्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा मॉक्स में स्कोर एकदम बूस्ट हो जाएगा अपने आप खुद से। ठीक है, क्योंकि ये चीजें गलत होती है बार बार। और जब अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल, तो जो पेड ग्रुप होता है टारगेट वाला, वो पेड ग्रुप 1 अप्रैल के बाद शुरू होगा लगभग लगभग। मतलब ये वाली चीजें तो पब्लिक चैनल पे चलेंगी, वो तो फ्री रहता है। ठीक है। लेकिन जो टारगेटेड ग्रुप रहता है, जहाँ पे डेली शेड्यूल वैसा मिलता है कि मैथ्स में आज ये करना है, इंग्लिश में आज ये करना है, क्वेश्चन वगैरह, उसको हम लगभग लगभग 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तभी जो एडमिशन वगैरह जो भी है वो अभी 1 अप्रैल तक नहीं होने वाले। ठीक है। अगर होंगे भी तो मैं पब्लिक चैनल पर बता दूंगा क्या प्लान है, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग फिक्स नहीं है अभी चीजों की। मतलब बैक हैंड में भी बहुत सारी चीजें चलनी है अपने, तो मैनेजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है। अभी तो मैंने बता दिया कि डेली शेड्यूल का ये है 2023 वालों भाई। जो 12-13 दिन है, यहाँ पे वीडियो जाएंगी सारे इन चैप्टर्स की, कवर कर लेना अच्छे से, नोट्स बना लेना। और उसके बाद फिर लगभग लगभग 1 अप्रैल से जो पहले डेली शेड्यूल मिलता था जैसा, ऐसा पब्लिक चैनल पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तभी पेड ग्रुप बनेगा नया, तो तब तक का थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है। तो ये वाली बातें थी जो डिस्कस करनी थी आज, अपने 4 पॉइंट्स। अच्छे से देखो, वही वाली बात है, लक किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है ना। तो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाना। देखो, अगर तुमने मेहनत की है, अगर तुम अच्छे से पढ़ के गए हो, और अगर तुम्हारा उतना रिजल्ट नहीं आया, तो भाई बुरा तो लगेगा, लगना भी चाहिए वो। ठीक है। नेगेटिव भी फील होगा, होना भी चाहिए। लेकिन तुम उसको ना स्पेशल इस तरीके से मत देखो कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि बहुत बच्चे हैं यार तुम्हारे जैसे, तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ हुआ है। इसको बहुत ज्यादा स्पेशल अटेंशन मत दो कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, वो किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हारी गलती नहीं है उसमें वहां पे। ठीक है। तो ये लक वाली बात है थोड़ी सी, कि कोई बच्चा 300 इसको लेके आ रहा है मॉक में, उसके एग्जाम में 330 आ गए, और जो 330 वाला था मॉक में वो 300 पर रह गया। सब कुछ तुम्हारी गलती नहीं है, कुछ ना कुछ लग भी रहता है उसमें, किसका क्या गलत हो रहा है, किसका क्या सही हो रहा है। इस बात को दिमाग में बिठाओ, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, अपनी गलती जो तुमने इस बार करी उनसे सीखो कि क्या क्या अगली बार नहीं करना रिपीट। ऑनलाइन प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना तुम आगे निकलोगे बाकी बच्चों से। ठीक है। तो टेक्स्ट बुक वाले वो लगा लेना, और अपन भी इंक्लूड कर देंगे शेड्यूल में। इस बार टेक्स्ट बुक की जो शिफ्ट्स हैं वो शेड्यूल में लगातार इंक्लूड होंगी, जैसे पिछली बार कराए थे ना मेंस में, तो वैसे ही फिर से शिफ्ट्स आएंगी शेड्यूल में। पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है। तो यार ये वीडियो भी 2-3 दिन पहले आनी थी, लेकिन ऐसा ना वर्कलोड काफी रहता है, तो लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। बच्चे फिर नीचे कमेंट कर रहे थे सर कुछ बता ही नहीं रहे, तो टाइम नहीं मिलता भाई उतना। ठीक है। इस वीडियो में यही 4 टॉपिक्स थे। चलो ठीक है, अगर आगे कुछ बताना होगा तो मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। थैंक यू।